आज करीब 50 सालों बाद मुंबई के अधिकांश लोग ये नहीं जानते होंगे कि रमन राघव कौन था। 1960 के दशक में रमन राघव ने 3 साल तक लगातार लोगों के कत्ल किए थे, जिसके कारण उस समय पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया था। जितने भी लोग राघव का शिकार हुए वो सभी शहर के उत्तरी उपनगरीय इलाकों के करीब फुटपाथ पर सोने वाले या झुग्गियों में रहने वाले लोग थे। इनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और यहाँ तक कि नवजात भी शामिल थे। युवा पुलिस अफसर रमाकांत कुलकर्णी ने 1968 में क्राइम ब्रांच के मुखिया के रूप में मामले की जांच अपने हाथ में लेकर पड़ताल शुरू की और आखिरकार उनकी टीम 27 अगस्त 1968 को रमन राघव को पकड़ने में कामयाब हुई। उनके मुताबिक शिकार हुए लोगों पर तब हमला हुआ जब वो रात में सो रहे थे और इन सभी की मौत सिर को किसी भारी और भोथरे चीज़ से चोट लगने से हुई थी। मुंबई में जब हर दिन हत्याएं होने लगी तो एक रहस्यमयी हत्यारे के बारे में अफवाह उड़ी जो रूहानी ताकत से लैस है और रात को तोते या बिल्ली का रूप ले सकता है। अखबारों में इसे भारत का जैक द रीपर कहा गया। शाम ढलते ही पार्क और सड़कें सूनी हो जाती थी। डरे हुए लोग सड़कों पर लाठी डंडों के साथ निकलकर चौकसी करते थे। इस तरह की कई घटनाएं घटी जब भीड़ ने भिखारियों और बेघरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुंबई में ये हत्याएं 2 किस्तों में हुई थी। पहले साल 1965 से 1966 के बीच 19 लोगों पर हमले हुए थे। इस समय भी राघव को इलाके में घूमते हुए पकड़ा गया, लेकिन सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। दूसरी बार 1968 में हत्याएं हुई और 27 अगस्त 1968 को कुलकर्णी की टीम ने एक सब इंस्पेक्टर ने उन्हें पहचान लिया। रमन की पहचान उसकी तस्वीरों और उसके हमलों से बच गए लोगों के बताए हुलिये के आधार पर मिली जानकारी के माध्यम से की गई थी। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर फैली, लोगों ने खुशी का इजहार किया। राघव के बचपन और शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बहुत कम पता है। उस समय के खबरों के मुताबिक वो एक तमिल था और कद काठी से लंबा तगड़ा आदमी था। वो बहुत कम पढ़ा लिखा और बेघर था। राघव बेहद जिद्दी था और 2 दिनों तक चली पूछताछ में उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन तीसरे दिन पुलिस को सफलता मिली। इसके बाद वो एक इलाके तक पुलिस कर्मियों को लेकर गया। वहाँ उसने एक लोहे का हथियार, चाकू और अन्य चीज़ें छिपाकर रखी थी। मजिस्ट्रेट के सामने अपने कबूलनामे में राघव ने 41 लोगों की हत्या करने की बात मानी। हालांकि पुलिस का मानना था कि यह संख्या कहीं अधिक थी। अपने बयान में उसने बताया कि उसने ये हत्याएं स्वेच्छा से भगवान के निर्देश पर किए थे। सुनवाई के दौरान राघव की वकीलों ने उसे निर्दोष बताया और कहा कि वो ये नहीं जानता था कि लोगों का मारना गलत था, लेकिन पुलिस के डॉक्टरों के मुताबिक उसे किसी भी तरह की मानसिक बीमारी नहीं थी। इसीलिए अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। अपने फैसले में जज सीटी दीघे ने उसे साइकोपैथ और बर्बर मानसिकता वाला व्यक्ति बताया और कहा कि उसके द्वारा अंजाम दी गई बर्बर घटनाओं की तुलना नहीं की जा सकती। उस समय की मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि जब राघव कोर्ट के बाहर पहुंचा तो वहां जुटी भीड़ ने शोर मचाकर, सीटी बजाकर और हंसी उड़ाकर उसका स्वागत किया और उसने उसी ऊर्जा के साथ भीड़ को जवाब भी दिया। उसके अपराध की बर्बरता के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि राघव ने फैसले के खिलाफ अपील नहीं की, वो फांसी से बच गया। जिस हाई कोर्ट को उसकी फांसी पर मुहर लगानी थी, उसी ने उसके मानसिक संतुलन फिर से जांच के आदेश दिए और 3 मनोचिकित्सकों के एक पैनल की रिपोर्ट के बाद सज़ा को मुलतवी कर दिया गया। रिपोर्ट में उसे एस्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित और मति भ्रम से ग्रस्त पाया गया और कहा गया कि उसकी मानसिक हालत लाइलाज है। राघव को पुणे के यरवाड़ा जेल में बंद किया गया। 18 साल तक एकांत कैद में बिताने के बाद 1987 में हाई कोर्ट ने
उसकी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया और किडनी की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई।